हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और उत्तराखंड एलटी लेट पैडागोजी की हम तैयारी कर रहे हैं, आप सब जानते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी सीरीज़ में जो है मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियो बना चुका हूं। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो रिलेटेड होगा विचार संप्रेषण और अंतःव्यक्तिक संप्रेषण, यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन थॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स है और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। ये क्या ये टॉपिक आपके उसमें दे रखा है, तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी ये हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, अभी भी अगर आप लोगों ने मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। फटाफट से इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। और 200 उसकी फ़ीस आपको पे करनी होगी। उसके बाद आप उस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद सारे नोट्स जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो आपको उस ग्रुप के माध्यम से मिलेंगे और पूरे के पूरे टॉपिक में उसमें कवर करता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए जो भी क्वेश्चंस जिनमें डाउट आपको लगता है उसमें आप ऑब्जेक्शन ज़रूर कीजिए, है ना। 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके अंदर डाउट्स हैं, तो आप उसमें ज़रूर ऑब्जेक्शन कीजिए। एक तो आपका जो एक मैथ वाला क्वेश्चन है, रीजनिंग का, सॉरी, जिसमें कि आपका 1090 जो है आंसर आ रहा है मोस्ट ऑफ, लेकिन आयोग ने उसमें 0 आंसर दे रखा है। एक ये वाला क्वेश्चन है और एक यूजीसी वाला क्वेश्चन है, उसमें भी मुझे डाउट है। और एक जो ऑनियन वाला क्वेश्चन है वो भी जो है डाउटफुल है। और एक और क्वेश्चन है लेकिन उसके लिए थोड़ा मुझे प्रूफ नहीं मिल पा रहा है, वरना मैं उसके बारे में भी ज़रूर आपको बताता। ठीक है, और एक फ्रेंड्स जो टीचिंग मेथड वाला है, तो वो जो मेरे पास एक आर गुप्ता की एक बुक है, मैंने उसका ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट डाला, तो उसके ऊपर उसमें लिखा हुआ है कि जो स्टोरी टेलिंग है वो भी अपने आप में एक क्या है, टीचिंग मेथड है। और जाहिर सी बात है यार, छोटी क्लास में हम क्या करते हैं, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से ही पढ़ाते हैं बच्चों को। तो उसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टोरी टेलिंग जो है वो टीचिंग मेथड के अंदर ना गिना जाए। बाकी जितने भी मेथड उसमें दिए गए हैं वो सारे के सारे टीचिंग मेथड्स हैं, ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं उसमें ऑप्शन जो टीचिंग मेथड नहीं है। तो उसमें भी मुझे लगता है कि वो गलत है वो क्वेश्चन। ओके, तो ये 3-4 क्वेश्चन हैं जिसमें डाउट है, तो आप लोग अपना ऑब्जेक्शन ज़रूर डालिए। ठीक है, खैर जो भी है, चलिए हम आज का टॉपिक जो है एलटी के लिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने बात की थी, अब हम बात करने वाले हैं विचार संप्रेषण अंतःव्यक्तिक संप्रेषण, यानी कि कम्युनिकेशन के बारे में। तो जैसे हम सब जानते हैं यार, विचार यानी संप्रेषण वो ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 या 2 से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपने विचारों, अपनी भावनाओं का आपस में आदान प्रदान करते हैं। तो ये सब बातें नॉर्मल सी हैं, यानी कि जो कम्युनिकेशन है उसका बेसिकली जो उद्देश्य है वो क्या है कि हम आपस में अपनी भावनाओं, अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने फैक्ट्स, अपनी जो फीलिंग्स हैं उनका आदान प्रदान कर पाएँ। तो यही आपका कम्युनिकेशन होता है। संप्रेषण शिक्षण के लिए अति आवश्यक तत्व है और टीचिंग में बहुत ज़्यादा इसका रोल है कम्युनिकेशन का। बिना कम्युनिकेशन के आप ये कह सकते हैं कि टीचिंग कार्य संभव ही नहीं है ना। जब तक आपके पास एक इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, स्किल नहीं है, तब तक आप इस टीचिंग के कार्य को संभव नहीं बना सकते हैं। संप्रेषण जो शब्द होता है वो अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। और उसकी जो उत्पत्ति हुई है और लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इस बार जो प्रवक्ता वाला एग्जाम हुआ है उसमें आपका वैल्यू शब्द का पूछ लिया गया है कि लैटिन भाषा के किस शब्द से इसका उत्पत्ति हुई है। तो वो वेलेर शब्द था, वो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर कम्युनिस्ट जो शब्द है ये लैटिन भाषा का है, इससे कम्युनिकेशन बना और कम्युनिकेशन से का जिसका मतलब हिंदी में होता है आपका संवाद, मतलब आपका संप्रेषण। ओके, तो फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है सामान्य बनाना, यानी कि सूचनाओं तथा विचारों का आपस में आदान प्रदान करना, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड इंफॉर्मेशंस। अब अगर हम कुछ परिभाषाओं की बात करें, कुछ डेफिनेशन की, तो बर्नार्ड जो हैं उनके अनुसार संप्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही संगठन में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि आपस में जुड़े होते हैं और एक साझा और सामान्य उद्देश्य जो है वो आपस में प्राप्त किया जा सके। तो ये संप्रेषण के द्वारा संभव होता है, ये बर्नार्ड के अनुसार जो है परिभाषा है। उसके अलावा नेक्स्ट है इजी मेयर के अनुसार, ये भी एक शिक्षा शास्त्री हुए हैं, तो इनके अनुसार संप्रेषण से जो तात्पर्य है वो व्यक्ति के विचारों और शक्तियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से है, कि जो एक व्यक्ति है उसके जो विचार और शक्तियां हैं उनसे किसी और को परिचित कराने से है, मतलब इजी मेयर का। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लुइस ए एलन। तो लुइस ए एलन के अनुसार जो संप्रेषण है उसका अर्थ, संप्रेषण अर्थों का एक पूल है, पूल का मतलब संगठन है,
जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। यानी कि इस कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है इसमें लगातार जो है वो आपके सुनने की, कहने की, इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो चलती रहती है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब जो है ये कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है कैसे चलती है, इसमें एक प्रेषक होता है यानी कि सेंडर होता है, और वो अभिसूचना यानी इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है किसी माध्यम से। माध्यम जो है वो बीच में होता है जिस माध्यम से अभिसूचना को वापस प्राप्त किया जाता है, किसके द्वारा, प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर के द्वारा। तो इस तरीके से ये एक पूरी प्रोसेस चलती है। और संप्रेषण में टोटल जो है आपके 4 जो प्रोसेस हैं दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हम याद रख सकते हैं किससे, LSRW से, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सॉरी। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये क्रम वाइज आपको याद रखना है LSRW से। तो यहाँ पर मेन ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये 2 चीज़ें होती हैं, पढ़ना और सुनना, ये आते हैं आपके ग्रहणात्मक कौशल यानी कि रिसेप्टिव स्किल के अंदर, क्योंकि इन 2 कौशलों के माध्यम से आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ ग्रहण करते हैं, अपने संज्ञान में उसको लाते हैं, अपने कग्निशन में उसको लाते हैं, तो वो आपका ग्रहणात्मक कौशल हो जाता है। और दूसरा होता है आपका लिखना और बोलना, इसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को अभिव्यक्त करते हैं, अपने अंदर जो भी चीज़ है उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो ये आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंदर आता है, एक्सप्रेसिव स्किल। तो ये चारों के चारों स्किल आपके संप्रेषण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, यानी कि संप्रेषण की प्रक्रिया के मुख्य घटक कह सकते हैं आप इनको। ओके, उसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके पास संप्रेषण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। तो फ्रेंड्स जो कम्युनिकेशन होता है वो भी फिर अलग अलग टाइप का होता है। तो कम्युनिकेशन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपके पास शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। सब शाब्दिक नाम से ही पता चल रहा है, वर्बल, और अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल। तो फ्रेंड्स जो शाब्दिक होगा उसमें बेसिकली शब्दों का प्रयोग होगा, यानी कि क्या क्या प्रयोग होगा, हमेशा भाषा का जो है यूज़ होगा, कम्युनिकेशन के लिए भाषा का इस्तेमाल होगा, भाषा का यूज़ होगा, और इसीलिए इसमें जो है वो दोनों प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि शाब्दिक संप्रेषण हो सकता है, जो मौखिक रूप से भी हो सकता है और लिखित रूप में भी हो सकता है। यानी कि ओरली भी हम कह सकते हैं डायरेक्ट किसी को अपनी बात, या हम लिखित रूप से किसी माध्यम से, जो लिखित माध्यम होते हैं हमारे, लेटर हो गया या प्रिंटेड मीडिया होता है, इन सभी के माध्यम से हम अपना कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये 2 प्रकार आपके शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं, वर्बल कम्युनिकेशंस। अब इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो मौखिक जो संप्रेषण है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। मौखिक रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान इसमें किया जाता है, ये अभी हमने बात की। इसमें प्रेषक व संदेश प्राप्तकर्ता आमने सामने होते हैं, क्योंकि मौखिक रूप से आप ओरली जो है वो चीज़ों को कर रहे हैं। और अगर हम किसी उपकरण की सहायता से करना चाहें तो क्या होता है, उपकरणों की सहायता से हम प्रेषक को बोलने को रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी कि हम अगर किसी ने सेंडर कुछ बोलता है तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, और आवश्यकता अनुसार जो श्रोता हैं या जो लिसनर्स हैं उनको ये चीज़ सुना दी जाती है, जिसमें कि आपका रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, श्रव्य टेप, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे उदाहरण आपके मौखिक संप्रेषण के अंदर आते हैं, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। इन सभी माध्यमों से आप डायरेक्ट जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में। अब आपके पास है दूसरा लिखित माध्यम। लिखित माध्यम जिसके माध्यम से आप व्यक्ति लिखकर अपने संदेश को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। और लिखित जो संप्रेषण है उसमें पत्र व्यवहार आता है आपका, बुलेटिन, गृह, जो पत्रिकाएं आती हैं, है ना, प्रतिवेदन होते हैं, जो आप ज्ञापन सौंपते हैं, वो सब क्या है, आपका लिखित संप्रेषण है। कई बार हम जो है धरना प्रदर्शन में देखते हैं कि धरना प्रदर्शन के बाद जो है जो भी आंदोलनकारी होते हैं वो अपनी मांग को एक ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों तक सौंपते हैं, तो वो भी क्या है, अपना एक कम्युनिकेशन करने का एक तरीका हुआ लिखित माध्यम से, कि भाई ये हमारी मांगे हैं और इस प्रकार से हम इस चीज़ पर अपना असंतोष जाहिर करते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है आपके पास अशाब्दिक संप्रेषण। इसमें अशाब्दिक जो संप्रेषण होता है उसमें वाणी के बिना, मतलब बिना शब्दों के, केवल संकेत और प्रदर्शन के द्वारा जो है इस प्रकार का आपका संप्रेषण किया जाता है। ओके, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रदर्शन संप्रेषण की। तो प्रदर्शन यानी कि एग्जीबिशन, किसी चीज़ का प्रदर्शित करना। इस प्रकार के संप्रेषण के लिए जो है शैक्षिक
यात्राओं का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, शैक्षिक यात्राएं यानी एजुकेशनल टूर्स का आयोजन स्कूल्स में किया जाता है या कॉलेजेस के अंदर भी किया जाता है। तो इसमें जो भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक जो हमारे स्थल होते हैं उनको देखने का बच्चे को प्रत्यक्ष अवसर दिया जाता है, और ताकि उसका डायरेक्ट जो है वो उनको खुद ब खुद देखकर उसके माध्यम से कम्युनिकेशन कर पाए या देख पाए। अगर हम कक्षा में क्लास के अंदर बात करें तो उसके अंदर शिक्षक जो है मानचित्र दिखाता है, ग्लोब दिखाता है, चार्ट हो गया, चित्र हो गया, मॉडल हो गया, फोटोग्राफ हो गया, इन सभी माध्यमों से वो प्रदर्शन संप्रेषण को करता है, यानी कि एग्जीबिशन करता है और उसके थ्रू कम्युनिकेशन करता है। तो ये आपका प्रदर्शन संप्रेषण हो गया। फिर नेक्स्ट है आपके पास संप्रेषण के घटक। तो कंपोनेंट्स की बात करें अगर हम संप्रेषण के अंदर, तो मुख्य रूप से 3 जो घटक होते हैं वो आपके संप्रेषण के अंदर आते हैं, यानी कि जो संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए या उसके लिए आवश्यक होते हैं। वो है आपका पाठ्य वस्तु, यानी कि आपका करिकुलम, इसी के माध्यम से तो आप कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा आपके शिक्षण विधियाँ, जो टीचिंग मेथड्स होते हैं। तीसरी होती है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि जो टीचिंग एड्स आप इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों के मदद से, इनका एक क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन की मदद से आप फाइनली जो है अपनी बात को अच्छी तरीके से रख पाते हैं, और वही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास संप्रेषण के माध्यम, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें आप सबसे पहले बात करें दृश्य माध्यम, यानी कि विजुअल जो मीडियम है, उसमें आप उन माध्यमों की बात करेंगे जो दृश्य हैं, जिनको देख सकते हैं, जिसमें आपका चित्र, ग्राफिक्स, चार्ट, आपके वीडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सभी आपके इस प्रकार के माध्यम हैं जिनको हम कहते हैं विजुअल मीडियम। दूसरे होते हैं आपके श्रव्य माध्यम, जिनको हम सुन के, जिनके माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, या कि रेडियो हो गया, टीवी हो गया, टैप रिकॉर्डर हो गया, है ना, ये सारे आपके श्रव्य माध्यम हो गया। हालांकि टीवी जो है आपका दृश्य श्रव्य में आ जाएगा, लेकिन रेडियो और टैप रिकॉर्डर वगैरह इसमें मेनली आ जाएंगे। उसके अलावा जो ग्रामोफोन होते थे, लिंगुआ फोन पुराने ज़माने में, वो भी टेप श्रव्य साधनों के अंदर आते थे। फिर नेक्स्ट है आपके पास तीसरी और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो एड है वो है ऑडियो विजुअल एड, यानी कि श्रव्य दृश्य साधन। और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अंदर आपकी वीडियो फिल्म्स आती हैं, वर्किंग मॉडल्स आते हैं, या अगर हम किसी भी प्रकार का कोई डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं जिसमें आवाज़ होती है और दिखाई भी देता है, तो वो आपका ऑडियो विजुअल मीडियम के अंदर आता है ना। यानी कि कोई आवाज़ वाला स्लाइड शो हो सकता है, कोई प्रेजेंटेशन पीपीटी वाला हो सकता है, किस प्रकार से कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यमों का प्रयोग हो रहा है, टीवी भी इसी के अंदर आएगा। ओके, अब हम नोट करके देख लेते हैं क्या बात लिखी हुई है। हमारी सभी इंद्रियों को ज्ञान के द्वार की संज्ञा दी गई है। यदि हम इन सभी का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि संप्रेषण जो है वो प्रभावशाली चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। जैसे लेक्चरर के अंदर भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था कि प्रभावशाली संप्रेषण के लिए जो है क्या जरूरी है, तो उसमें एक ऑप्शन में था कि बहु इंद्रिय उपागम। तो मैंने कई बार बताया था कि जहाँ पर भी इस प्रकार की इंद्रियों की बात हुई तो हम हमेशा वो क्वेश्चन ऑप्शन जो है हमारा सही होता है जिसमें कि अधिकतम इंद्रियों के प्रयोग की बात की गई होगी, इसीलिए बहु इंद्रिय उपागम उसमें सही होना था। लेकिन बहुत सारे बच्चे उसमें अलग ही जो है कठोर शिल्प या कुछ और करके आए हैं, जबकि मैंने ये बात कई बार बताई थी। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है अक्सर हमें पढ़ते हुए ध्यान नहीं रहते, लेकिन वो जब क्वेश्चन में आती है तब वो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेती है। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको याद रखना है कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब कर पाएंगे, या ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेशन कब कर पाएंगे, या टीचिंग मेथड्स के लिए सबसे अच्छा क्या कौन सा आपका विजुअल एड होगा, तो वो आपका ऑडियो विजुअल एड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रभावशाली संप्रेषण। चलते हैं आगे हम बात करेंगे संप्रेषण के सिद्धांतों की, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला है सजगता का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है, संदेश जो भेजने वाला तथा ग्रहण करने वाला दोनों ही का सजग रहना आवश्यक है, तथा तभी जो है वो संप्रेषण की क्रिया पूरी होगी। यानी कि क्लास के अंदर अगर जो संदेश दे रहा है, यानी कि जो कम्युनिकेट करना चाहता है और जो लिसनर है, अगर वो दोनों ही सजग नहीं है तो उस स्थिति में जो है कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपके पास योग्यता का सिद्धांत। योग्यता यानी कि आपका एबिलिटी। तो फ्रेंड्स, ये क्या कहता है कि एक व्यक्ति को योग्य होना भी आवश्यक है, यानी कि अगर क्लास के अंदर जो अध्यापक है वो अपने विषय के योग्य ही नहीं है, उसमें योग्य नहीं है, उसमें उतना अच्छा परफेक्ट नहीं है, उसकी मास्टरी नहीं है, तो इस स्थिति में वो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है। तो अच्छा कम्युनिकेशन के लिए योग्यता भी होना अनिवार्य है। ओके, और संप्रेषण में उचित भूमिका निभाया जा सकता है अगर वो
उचित योग्य है। फिर है सहभागिता की सिद्धांत, ये कहता है कि संप्रेषण एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी कि जो टू साइडेड प्रोसेस है, अतः दोनों ही पक्षों को इसमें बराबर सहभागिता होनी चाहिए। अगर एक ही पक्ष एक्टिव है, दूसरा जो है वो सोया हुआ है, तो दूसरा पक्ष जो है वो पैसिव लर्नर है, और उस स्थिति में कम्युनिकेशन हमेशा प्रभावी नहीं होगा। ओके, तो ये है कुछ बातें। उसके बाद अगर हम बात करें उचित सामग्री का सिद्धांत, तो ये क्या कहता है कि प्रभावी जो संप्रेषण होता है उसके लिए उचित सहायक सामग्री, यानी कि इफेक्टिव जो टीचिंग एड्स हैं उनका इस्तेमाल, उनका प्रयोग करना अनिवार्य है ना। और सामग्री जो है वो संप्रेषण परिस्थितियों तथा क्या कहता है मैं सामग्री अरे कहाँ था, उचित सामग्रियों का प्रयोग होना चाहिए और सामग्री संप्रेषण परिस्थितियों तथा माध्यम से मेल खाती हो तथा विद्यार्थियों के स्तर, क्षमताओं और उनकी योग्यताओं के अनुसार चुनी गई हो। यानी कि इस प्रकार के एड्स के इस्तेमाल हो जो कि विद्यार्थियों के उनके मानसिक स्तर के अनुसार, आयु के स्तर के अनुसार और उनकी क्षमताओं के हिसाब से हो। यानी कि इस प्रकार का एड का इस्तेमाल ना हो जाए जो कि बियॉन्ड द लेवल है, और उसमें अगर इस प्रकार के एड्स का इस्तेमाल होगा तो उसमें बच्चा कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, और उस स्थिति में कम्युनिकेशन क्या होगा, उतना इफेक्टिव नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो फिर एक बोरियत हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट है आपके पास पृष्ठ पोषण का सिद्धांत। पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक। तो इसमें क्या होता है, संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसमें पृष्ठ पोषण प्राप्त करना भी अति आवश्यक होता है। यानी कि बच्चे से जब हम पढ़ाते हैं उस दौरान जो है बच्चों से या उसके बाद बच्चों से ज़रूर फीडबैक लेते हैं, ताकि हम पता कर पाएँ कि कहाँ पर जो है हमारे टीचिंग के अंदर कमी है या हमारे कम्युनिकेशन में कोई कमी है, जिससे कि हम उसको सही कर दें और अगली बार जो है उसको अधिक प्रभावशाली बना पाएँ। तो पृष्ठ पोषण का सिद्धांत ये कहता है, यानी कि फीडबैक लेना आवश्यक है। अब अगर हम बात करें कि प्रभावशाली जो संप्रेषण होती है उसमें क्या बैरियर्स होते हैं या क्या प्रॉब्लम होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, तो कक्षा के अंदर जो संप्रेषण है उसमें करते समय कुछ रुकावटों का हमें सामना करना पड़ता है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। जैसे कि क्या क्या होता है, जैसे कि कक्षा में कई बार बहुत बच्चे शोर करते हैं, या विद्यालय के आसपास जो है कुछ कार्यक्रम अगर चल रहे हैं, किसी भी प्रकार की शादी पार्टी या कुछ भी इस तरीके से चलते हैं, तो उससे भी दिक्कत होती है। भौतिक असुविधाओं का होना, यानी कि अगर क्लास के अंदर पूरे के पूरे बेंचेज नहीं है, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है क्लास में, प्रॉपर जो है वो आपके फ़ैन नहीं हैं, या स्वास्थ्य जो है वो टीचर का अच्छा नहीं है, तो ये सारी परिस्थितियां जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को ख़राब कर देगी, है ना। फिर नेक्स्ट है आपके पास शब्द भंडार की अगर कमी है, अस्पष्ट शब्द मतलब आपका उच्चारण है, शब्दों को आप गलत गलत बोलते हैं, गलत उच्चारण करते हैं, या किसी प्रकार की बीमारी जैसे कि हकलाना, तुतलाना, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उनका शिकार है, उस स्थिति में भी कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास संप्रेषण के लिए आवश्यक तत्व है एलिमेंट्स फॉर कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए मुख्य रूप से जो 9 तत्व होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या क्या होते हैं आपके संप्रेषण का सबसे पहले संदर्भ, किस संदर्भ में किस कंटेक्स्ट में संप्रेषण या कम्युनिकेशन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपके पास संदेश का स्रोत, उस संदेश का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। तीसरा, संदेश एक्चुअल में क्या है। फिर उसके बाद माध्यम, कौन से मीडियम से भेजा जा रहा है, यानी कि आप लिख कर भेजते हैं, बोलकर संदेश देते हैं, या आप इंटरनेट के थ्रू देते हैं, किसी माध्यम से देते हैं। फिर आपके पास है प्रतीक या जो संकेत यूज किए जाते हैं। फिर आपके पास होता है नेक्स्ट इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब होता है कि अगर हम संदेश भेजते हैं तो उसको एक विशेष भाषा में परिवर्तित कर देना। जैसे कि व्हाट्सएप पर जब हम संदेश भेजते हैं किसी को, तो वहाँ पर एंड टू एंड इनक्रिप्शन चलता है, तो वो क्या करता है, किसी थर्ड पार्टी उसको कोई ना पढ़ पाए उसके लिए उसको एक कोड में डाल देता है। फिर जब वो रिसीवर के पास जाता है तो वहाँ पर उसको वापस से डिकोड होता है और तब जाके उसकी डिकोडिंग होती है। इसी को बोलते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपके पास संदेश ग्रहण। जब डिकोडिंग हो जाएगी तो संदेश ग्रहण हो जाएगा, और उसके बाद होगा फिर पृष्ठ पोषण, यानी कि फीडबैक उस पर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये अलग अलग स्टेप्स होते हैं इसके कम्युनिकेशन के। अब अगर हम महत्व की बात करें दोस्तों, तो संप्रेषण जो है वो किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई भी संगठन है उसका कार्य कर सही से चलाना है तो संप्रेषण का, यानी कि वहाँ पर संवाद कम्युनिकेशन का होना बहुत आवश्यक है। यदि उचित संप्रेषण हो तभी किसी संगठन को सफल जो है वो संचालन उसका किया जा सकता है। चाहे वो आप गवर्नमेंट की बात कर लें तो गवर्नमेंट में भी जो है उचित कम्युनिकेशन जब तक ना हो तब तक वो प्रभावी जो है नहीं चल सकती है, और साथ के साथ
लोकतंत्र जो है उसमें भी जो जनता है उसकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए सरकार और जनता के बीच में कम्युनिकेशन पर्याप्त होना जरूरी है। तो ये इसका महत्व है। फिर नेक्स्ट है आपके पास कुछ बातें हैं, जैसे कि भारत सरकार जो है उसने स्कूलों में ICT जो प्रोग्राम है उसको शुरू किया सन 2004 में। तो फ्रेंड्स ये जो ICT है इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये पूछा जाता है कि ICT प्रोग्राम जो है वो कब शुरू किया गया। तो इसके अंदर बेसिकली ये था कि जो है स्कूलों के अंदर हम कंप्यूटरों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। अब क्या किया जाए, स्मार्ट क्लासेस शुरू की जाएँ, प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाए। तो वो उस टाइम से शुरू हुआ और आज की डेट में देखा होगा आपने कि किस प्रकार से धीरे धीरे जो है वो स्कूलों के अंदर स्मार्ट क्लासेस भी लगने लग गई हैं। कई जगह प्रोजेक्टर लग गए हैं, कई जगह जो है वो इस प्रकार की जो स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं वो लग चुके हैं। तो ये धीरे धीरे दोस्तों हो रहा है ICT के माध्यम से। नेक्स्ट है आपके पास शिक्षक का संचार अत्यधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षण सहायक सामग्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग हो। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जितना ज़्यादा टीचिंग एड्स का इस्तेमाल होता है उतना ज़्यादा प्रभावी उसका संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है। फिर नेक्स्ट है प्रभावी जो संचार या कम्युनिकेशन के लिए वक्तव्य है वो संक्षिप्त होना चाहिए, है ना। तो ये ऑप्शन में कई बार दिया रहेगा कि संक्षिप्त होना चाहिए या दीर्घ होना चाहिए या विस्तृत होना चाहिए, तो आपको संक्षिप्त वाला ही करना है। फिर नेक्स्ट है और आज का जो अंतिम टॉपिक है वो है ओवरहेड प्रोजेक्टर कक्षा में लाभदायक है क्योंकि इसके माध्यम से इच्छा अनुसार क्रम में चित्र जो है वो दिखाए जा सकते हैं और आगे बढ़ जाने वाले चित्र को पुनः लौटाया जा सकता है। तो क्लासिक के अंदर जो है वो जो OHP है वो आपने देखा होगा किस प्रकार से होता है, उसमें स्लाइड्स रखी जाती हैं और उसके माध्यम से चित्रों को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव माध्यम होता है क्योंकि इसको अपनी इच्छा अनुसार आप पीछे वाले चित्रों को वापस से दिखा सकते हैं और कहाँ पर भी उसको उठाकर रख सकते हैं। तो ये है ओवरहेड OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था दोस्तों संप्रेषण या कम्युनिकेशन, जिसके अंदर जो है हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।